गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? आपने देखा होगा कि जब अगर हम एक बॉल को ज़मीन पे छोड़ देते हैं तो वो बॉल ज़मीन पर लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर जा कर के रुक जाता है। इसका कारण क्या है? जब आपने देखा होगा बच्चे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में वो पैडल लगाते हुए अगर पैडल लगाना बंद कर देते हैं तो थोड़ी दूर जा कर के वो साइकिल भी रुक जाता है। इसका कारण क्या है? या फिर आपने ये देखा होगा कि अगर कहीं आपके घर में जब सुबह सुबह पोंछा लगाया होता है तो अंदर अगर आपका फर्श बिल्कुल स्मूथ है उस पे बच्चे गिर जाते हैं, चलते हुए दौड़ते भागते हुए उस पे गिर जाते हैं। अगर दौड़ने लगते हैं तो एकदम गिरेंगे। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको लॉजिकली आंसर देना है। तो इसका आंसर ही निकल करके आज वही बात आती है कि जो हमको आज पढ़ना है। तो एक फ्रिक्शन होती है, एक फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है जो उस समय देखने में आती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है। या एक बॉडी दूसरे बॉडी, एक बॉडी का एक सरफेस दूसरी बॉडी के किसी सरफेस के ऊपर वो चलने की कोशिश करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा या मूव करेगा। तो उस समय एक फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में हमको देखने में आती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो फ्रिक्शन क्या होगा? इट इज दैट फोर्स, इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी slides over the surface of the other body or tends to move on the surface of the other body। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में जो फर्श जो है तो बिल्कुल रफ है, खुरदरा है, उस पे आप कम गिरते हैं। अगर आपने मार्बल डाल रखा है या टाइल डाल रखी है तो टाइल बिल्कुल स्मूथ है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी पानी पड़ गया तो एकदम आप गिरेंगे। इसका कारण क्या है? तो इन ओल्ड डेज पहले ये कहा जाता था साइंस में कि जो सरफेस हमको बिल्कुल प्लेन दिखता है वो एक्चुअली प्लेन होता नहीं। अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे या उस मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उस पे आपको उबड़ खाबड़ काफ़ी सारा दिखेगा। तो उस समय ये कहा जाता था कि अगर ये एक बॉडी है उसका ऐसा सरफेस दिख रहा है नीचे से और एक दूसरी बॉडी है उसका ऐसा सरफेस है तो क्या हो जाएगा? ये इसके बीच में इंटरलिंक हो जाएगा, इंटरलिंक बीच में फिक्स हो जाएगा ऐसे करके। तो इसलिए वो उसको मूव नहीं होने देगा। इसका मतलब होगा कि जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा इंटरलिंकिंग होगी और उतनी ही हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन अब ये डेफिनेशन इसकी बदल चुकी है। अब ये कहा जाता है कि क्या होता है, अगर ये सरफेस है, एक ये बॉडी है, उसका ये सरफेस था और एक बॉडी तो ये थी उसका ये सरफेस था, तो यहाँ और यहाँ जो एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। तो अब ये कहा जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जहां पर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में जब आते हैं तो इनके बीच में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज। उसके कारण ये दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के चिपक सी जाती हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए जब हम इसके काज की बात करें, व्हाट इज द काज ऑफ द फ्रिक्शन, तो अब आपको यह लिखना है कि when two surfaces of the bodies of two bodies are placed in contact, close contact with each other, atoms or molecules at the actual point of the contact are so close together that they are packed with each other by the intermolecular force of attraction। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है दो तरीके से होती है, कोहिशन और एडहेशन। अब हम करते हैं इसकी काइंड्स की, that how many kinds of the friction are there? Kinds or types। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग
इनकी काइंड दिखेंगी। आपने घबराने जाना है, मेन बात एक ही है, कुछ किताबें जो है, कुछ बुक्स जो है ब्रॉडली स्पीकिंग जो होती हैं उनके अनुसार काइंड बता देते हैं, कुछ इनको काफी डीप में जाकर के बताते हैं। हम डीप की बात करेंगे काफी सारा। तो सबसे पहले ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह की फ्रिक्शन होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल है। ब्रॉडली स्पीकिंग टू टाइप्स, एक आ गया एक्सटर्नल, मैं ऐसे लिखता हूं, और एक आ गया इंटरनल, मैं ऐसे लिखता हूं, इधर दूर दूर लिखता हूं काफी सारा। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होती है, सबसे इसकी पहले बात करें। अगर आपके पास जो दो बॉडीज हैं एक दूसरे के ऊपर आपने रखी हैं और एक दूसरे के ऊपर रखने के कारण एक्चुअल मोशन उनका जा हो रहा है जा होने वाला है, जा एक दूसरे के ऊपर वो ऐसे पड़ी है बिल्कुल जो रेस्ट में, और जा इसके ऊपर ऑलरेडी वो मूव हो रही है, तो उस समय इन दोनों के बीच में, सरफेसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक्चुअल कांटेक्ट के कारण। फिर इंटरनल फ्रिक्शन की बात करेंगे तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होती है, अगर आपके पास कोई लिक्विड है, उसकी दो लेयर जो हैं, जो अलग अलग लेयर्स अलग अलग स्पीड के साथ चल रही हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन की आपके साथ थोड़ी सी बात करूंगा कि आपने देखा होगा आजकल नदी नाले हमारे यहाँ पर काफ़ी तेज पानी उनमें आता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो नदी या नाला जो है उसके सेंटर वाली लेयर्स, बिल्कुल सेंटर में जो लेयर है, सेंटर से पानी काफ़ी तेज़ी के साथ बहता हुआ चला जाता है, और जो साइड वाले हैं किनारों के पास की जो लेयर है वहाँ पर पानी धीरे धीरे जा रहा होता है, इतनी लेयर उसकी स्पीड के साथ नहीं जा रही होती है। हाँ, पहले ये बात क्लियर कर दूँ कि जो हमारा पानी बहता है इन दी फॉर्म ऑफ लेयर्स बहता है। हम आगे जा कर के इसको काफ़ी एक्सप्लेनेशन इसकी हम देंगे, काफ़ी इसको डीप स्टडी भी करेंगे। अभी आपके लिए ये बता दूं, हाँ इसको एग्जांपल ये बता सकते हैं हम कि जैसे आजकल आपने देखा होगा अगर हमारे नदी नालों में बाढ़ आती है तो लकड़ियां बह करके आती हैं तकरीबन। तो एक बात आप इस ध्यान देना कि अगर आप दरिया को देखो, आपने नदी नालों को देखो, तो जो बिल्कुल सेंटर से, जो उस दरिया के बिल्कुल सेंटर से जो लेयर जा रही है वहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं तो बहुत तेज़ी के साथ बहती हुई चली जाती हैं, और जो किनारे की तरफ से बहते हुए जा रही हैं वो बड़ी धीरे धीरे जाती हैं, उनको हम बड़े आराम से पकड़ भी सकती हैं। इसका मतलब जो दरियाव का बह रहा है उसमें पानी एक ही जैसा सारा एक ही बल्क में नहीं जा रहा है, अलग अलग लेयर्स में जा रहा है, और अलग अलग लेयर्स की अलग अलग स्पीड है। इसका मतलब दो लेयर्स की अलग अलग स्पीड है। अगर एक आस्ता आस्ता जा रहा है, एक बड़ी तेजी के साथ जा रहा है, तो इसके बीच में भी तो फ्रिक्शन होगी, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से रगड़ खाती हुई जा रही है। सो दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रिक्शन। आपको कुछ बुक्स में दिले कि आमतौर पर ये नहीं देते हैं, और इसको इंटरनल फ्रिक्शन को ही हम विस्कोसिटी भी कहते हैं, इसको हम विस्कोसिटी भी कहते हैं। ये इंटरनल की बात होगी। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है इसकी भी टाइप्स हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है इसकी हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं। एक आती है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरी आती है इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, आप जानते हैं स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। इसका मतलब अगर दो बॉडीज स्टेशनरी हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं और वो अभी तक मूव नहीं हुई हैं, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से दे रहेंगे कि the opposing force that comes into play when body tends to move over the surface of the other body, but the actual motion has not started yet. अभी वो उसके ऊपर मूव होना और अभी उसके ऊपर चलना स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस समय जो उसके बीच में फ्रिक्शन आती है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज ये एक हम आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस था, उसके ऊपर एक ये बॉडी पड़ी हुई थी, इसका वेट नीचे की तरफ होगा, आप जानते हैं W = mg होता है, और इस वेट को काउंटर करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट में काम कर रही होगी जिसको हम R के साथ लेते हैं।
अब आर के इस चक्कर में हमारे बच्चे बड़े परेशान होते हैं। हम तो एक्सपेक्ट ये करते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चों को इसका कंसेप्ट नहीं होता। अब जैसे मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मेरा वेट m इंटू जी, मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू इतना होगा। अब आप मुझे बताओ कि मैं जमीन के बीच में क्यों नहीं धंस जा रहा हूं? वो इसलिए नहीं धंस जा रहा हूं क्योंकि जमीन जो है, जितना मेरा वेट है mg करके, उतना ही फोर्स वो नीचे से मेरे को लगा रही है ऊपर की तरफ। तो इसको नॉर्मल रिएक्शन कहती। और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन ना होता तो ये बॉडी जमीन के नीचे धंस जाती। और अगर ये r mg से कम होता तो भी बॉडी जमीन के नीचे धंसती। जैसा आप देखते हैं पानी में हमारी हैवी बॉडी जो है, आज लोहा है, जब मेटल की कोई भी चीज़ है तो वो नीचे डूब जाती है, धंस जाती है नीचे। तो ये अपोजिट फोर्स जो लगाती है नीचे से ऊपर की ओर, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने बॉडी रखी है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो W इक्वल टू mg जो है तो वो r के बराबर होगा। इसलिए वो नीचे भी नहीं जा रही है, ऊपर भी नहीं जा रही है। ऊपर भी चली जाती है कई बार। अगर हमारा W इक्वल टू mg कम हो जाए, r ज़्यादा हो जाए, तो बॉडी ऊपर की ओर भी जाती है। उसका भी हम एग्जाम्पल आगे जा करके आपको देंगे। हमने सपोज किया कि इसको हमने एक फोर्स F लगाई है इधर को, लेकिन फोर्स हमने F इस तरीके से लगाई है कि बॉडी अभी मूव होना स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बॉडी उधर ही खड़ी है, लेकिन फोर्स F तो लग रही है। फोर्स F लगने के बाद ये बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही है उधर? इसलिए नहीं कर रही है कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में, Fs मैं इसको लिखता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर रही है। और ये Fs जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, तो ये रोक रही है इस बॉडी को उस तरफ मूव होने के लिए, इवन इफ फोर्स F इस पे अप्लाई हो रही है। अब यहां पर इस कंडीशन में आप देखिए कि जो इसका वेट mg था, W वो किसके साथ बैलेंस हो गया? R के साथ बैलेंस हो गया। इसलिए बॉडी ना तो ऊपर गई ना नीचे गई। और दूसरी बात, ये फोर्स ऑफ जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई वो किसके साथ बैलेंस हो गई? Fs के साथ हो गई, जिसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कहा। और इसके कारण क्या हुआ कि ना तो बॉडी आगे गई ना पीछे गई। आगे जानी चाहिए थी क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रही है, इसलिए वो फ्रिक्शन इस बॉडी को आगे नहीं जाने दे रही है। एंड दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी कि जितनी देर में वो बॉडी मूव नहीं होती है, उससे पहले हमारी फोर्स लगाने के बावजूद जो फ्रिक्शन उसमें काम करती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब दूसरी बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। अगर हम ये फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? अ स्टेट विल कम, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये बॉडी जस्ट मूव करने लगेगी, जस्ट मूव करने लगेगी। मतलब क्या हो गया कि द मैक्सिमम value of this force so that this body is just to move, it is just to move। तो उस समय ये फ्रिक्शन जो होगी इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play when the body is just going to move over the surface of the other body। appropriate word इसका हम sliding यूज करते हैं कि when the body is just about to slide over the surface of the other body is called as limiting friction। इसको हम limiting friction कहेंगे कि जब वो just move करने लगी है, that is called as limiting friction। उसके बाद तीसरी बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी? अब आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? वो ऐसी फ्रिक्शन होगी कि जो उस समय काम करती है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, वो मूव कर रही है उस समय, उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और
डायनेमिक फ्रिक्शन भी उसको हम कहते हैं। सो द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन one body is actually sliding over the surface of the another body or it is rolling over the surface of the other body, it is called as dynamic friction or kinetic friction। इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं जी। डायनामिक भी होता है चेंजिंग। तो ये डायनामिक फ्रिक्शन आएगी कब? जबकि हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसके बाद हम फोर्स और थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो उस समय फ्रिक्शन जो होगी दैट विल बी द डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। और व्हेन वी से, हम ऐसा कह सकते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स स्लाइटली अबव द लिमिटिंग फ्रिक्शन, बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे और ज्यादा हम फोर्स बढ़ाते हैं, देन इन दैट केस द फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। अब ये जो डायनेमिक फ्रिक्शन हमारे जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 चीजों के ऊपर ये डिपेंड करती है। नंबर 1 ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, ये इस पे डिपेंड करती है ये कितना है। नंबर 2 ये डिपेंड करेगी व्हाट आर द नेचर ऑफ सरफेसेस विच आर इन कंटैक्ट, ये दोनों सरफेसेस जो इन कंटैक्ट में है ये कैसे हैं, स्मूथ हैं, रफ हैं, कैसे। और नंबर 3 ये डिपेंड करेगी व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज, कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन कितना है। एक हम इसके मैं एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे आगे जा करके, हॉर्स एंड कार्ट्स की आपने देखा होगा। जब एक घोड़ा गाड़ी जो होती है, घोड़े को उस गाड़ी को जस्ट चलाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो एक बार चल पड़ती है तो फिर घोड़े को इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे जा करके इसमें। अभी हम इसकी टाइप्स पे थोड़ा सा अभी हम अपना ध्यान दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है ये भी एक तरीके की नहीं होती, इसकी भी टाइप्स हैं। सो टाइप्स ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन और द डायनेमिक फ्रिक्शन, ये भी 2 तरह की होती है। एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये तो शायद आपको काफी सारा क्लियर हो गया होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, इसके नाम से ही क्लियर है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी? इट इज द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले when a body rolls over the surface of the other body। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो हम ऐसे ही लेते हैं, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर से ऐसे स्लाइड करता हुआ जाए तो वो फ्रिक्शन जो काम करती है दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल हम क्या ले लेंगे कि अगर एक बॉल है वो जमीन पे लुढ़कता हुआ जा रहा है तो वो रोल करता हुआ जाता है ऐसे गोल गोल होता हुआ, एंड उस समय जो फ्रिक्शन काम करती है दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। कौन सा कहेंगे? उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपके पास 2 चीजें हों, एक बॉल है एक फर्श है, तो मुझे ये बात बताइए कि वो बॉल उसके ऊपर स्लाइड करके आसानी से चला जाएगा या रोल करके आसानी से चला जाएगा? मतलब कहने का कि आप मुझे बताइए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी या रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी फॉर सेम टाइप ऑफ सरफेसेस बिटवीन 2 बॉडीज। 2 बॉडी के सेम टाइप ऑफ सरफेस हैं, उनके बीच में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी या रोलिंग ज्यादा होगी? आप इसको खुद ट्राई करके घर में देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि वो बॉल अगर हम उसको रगड़ करके ले जाना चाहें तो जोर ज़्यादा लगता है, अगर हम उसको जो रोल करके ले जाना चाहें तो जोर कम लगता है। आपने देखा होगा हमारे, अगर आपको कहीं आपके खेत में जैसे कोई आपने पेड़ काटा है तो उसके जो लॉग्स होते हैं गोल से, उनको घसीट करके ले जाने में बहुत जोर लगता है, उसको रोल करके हम आसानी से ले जा सकते हैं। इट मीन्स दैट द रोलिंग फ्रिक्शन
द रोलिंग फ्रिक्शन विल बी लेस एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो इसके बाद एक चीज और कंसेप्ट आपके पास आता है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या है? आपको केवल 2 नंबर के पूछ भी सकते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, कि हमेशा अगर आपके पास ये बॉडी है, इधर फोर्स लगाई है हमने, तो इधर हमारी फ्रिक्शन होगी, स्मॉल एफ के साथ लिखते हैं। तो पहला लॉ ये कहता है कि हमारी ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट होनी है। अगर बॉडी इधर जा रही है तो लिमिटिंग फोर्स के जो हमारी डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, और वो एक्ट किधर करेगी? इट विल एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस ऑफ द कंटेक्ट ऑफ द टू बॉडीज। अगर ये इन दोनों का सरफेस ऑफ कंटेक्ट ऑफ टू बॉडी है तो इसके टेंजेंट में ऐसे ही उसको एक्ट करना है। उसके टेंजेंट अगर हम ड्रा करें एक बॉडी के सरफेस के इधर, तो उस डायरेक्शन में ऐसे वो एक्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2 कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब F जो होगी, F इज प्रोपोर्शनल टू R हमारा नॉर्मल रिएक्शन, मैंने समझा दिया अभी आपको, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद नंबर 3 है कि ये जो वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करेगी, इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, दैट इज द रफनेस और द स्मूथनेस। अगर 2 कंटेक्ट जो हैं, 2 हमारे सरफेस का कंटेक्ट है, वो कितने स्मूथ हैं या कितने रफ हैं, इस पे भी डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर वो रफ है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा, अगर स्मूथ है तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कम होगी। एंड फोर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, कि 2 सरफेसेस का जो कांटेक्ट का एरिया है उससे ये इंडिपेंडेंट होती है। जितना मर्जी एरिया हो उस पे ये डिपेंड नहीं करती है, सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन हमारा सेम रहना चाहिए। तो ये 4 लॉज हैं, ये आपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, याद कर लेना अच्छे तरीके से, कई बार एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है। सो नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं हम इसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने पढ़ा है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में कि F जो है, अगर हम इसको फ्रिक्शन को F के साथ लिखें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू करेंगे तो इस जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट हम लगाते हैं यहां पर म्यू इंटू आर, वेयर म्यू इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस कहते हैं। तो यहां से हम म्यू निकालेंगे तो म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर हो गया। सो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी 2 सरफेसेस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। यहीं से इसका आंसर निकल जाएगा। इसी चीज को आपने लिखना है, एक्स्ट्रा से आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये रेशो के बराबर है 2 चीजों के, इसलिए
इसका ना तो कोई यूनिट है और ना ही इसका डायमेंशन है। और ये डिपेंड किस पे करेगा? इट विल डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कंटेक्ट, कि दो जो सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में हैं उनका नेचर कैसा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अच्छा, तो अगर जब ये तो होगा म्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो लिमिटिंग फ्रिक्शन का। और जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, व्हेन ए बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, देन द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने पढ़ा कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रही है तो उस समय जो फ्रिक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम इसको लिखेंगे म्यू के साथ, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, वो तो सेम रहेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आपके पास आ गई एक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक आ गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप डिवाइड करेंगे म्यू डिवाइडेड बाय म्यू के, इसको डिवाइड कीजिए इसके साथ, तो म्यू डिवाइडेड बाय म्यू के किसके बराबर आ जाएगा? एफ डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एफ के डिवाइडेड बाय आर। आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एफ के। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बन जाती है। अब हम जानते हैं कि एफ जो है वो एफ के से ज्यादा होती है, कि एफ जो है वो एफ के से ज्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था जी जो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ है वो कम होती है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है। इसका मतलब है अगर एफ के से ज्यादा है तो इसका मतलब म्यू जो है तो म्यू के से कम होना चाहिए। इसका मतलब म्यू जो है वो म्यू के से ज्यादा होना चाहिए। और हम ऐसा कह सकते हैं कि म्यू के जो है वो म्यू से कम है। ये आपको 1 नंबर का कई बार पूछा जाता है। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन, जो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जब आपके साथ मिले सेंगे तो हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। और हाँ, एक बात जो मैं आपके साथ अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि वो जो उसकी घोड़े वाली जो है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, उस पर हम आपके साथ बात करेंगे। और फिर साथ में ये बात करेंगे कि क्या फ्रिक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ठीक है या गलत है। इसके ऊपर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।